नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि भई पुरानी एनजीओ मार्केट में परचेज़ और सेल हो जाती हैं, पहली वीडियो में बताया था। और लोग क्यों खरीदते हैं पुरानी एनजीओ? इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सीएसआर फंडिंग है, उसमें जो एनजीओ है वो 3 साल पुरानी होनी चाहिए। पुराने 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो लोगों को जब अपना किसी प्रोजेक्ट, सोशल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना होता है, तो वो या तो नई एनजीओ ओपन करें। नई एनजीओ ओपन करेंगे तो उन्हें सारे रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, 3 साल तक वेट करना पड़ेगा, तब ये कोई प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। उसका दूसरा अल्टरनेट क्या करते हैं कि लोग पुरानी एनजीओ को परचेज़ कर लेते हैं। आज मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताऊंगा, एनजीओ पुरानी अगर परचेज कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप परचेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पुरानी एनजीओ परचेज करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सपोज करो कोई एनजीओ चल रही है और उन्होंने बैंक लोन लिया हुआ है और आप उनको टेक ओवर कर लेते हो और वो बैंक लोन जो है एनपीए है वो नहीं रीपेमेंट कर पाए। आपको इसकी नॉलेज नहीं थी, आपने मैनेजमेंट चेंज करा, अपने गवर्निंग बॉडी के मेंबर चेंज करे और उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया जो पुराने मेंबर है, तो वो लोन की लायबिलिटी तो आपके ऊपर आ गई। फिर आप क्या करेंगे? ऐसे कुछ केस देखने को मिले, तो मैंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया। दूसरा केस, आपने पुरानी एनजीओ को परचेज किया या आपने मैनेजमेंट चेंज किया, है ना? जब आपने मैनेजमेंट चेंज किया तो इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि उसमें इनकम टैक्स की लायबिलिटी आपकी थी और इनकम टैक्स की लायबिलिटी आई हुई थी, उनका नोटिस आया हुआ था और लेते हुए आपने वो चेक ही नहीं करा, लायबिलिटी चेक ही नहीं करी। और जब लायबिलिटी चेक नहीं करी तो जब आप उसे टेक ओवर करेंगे और आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं नए मैनेजमेंट में, तो वो इनकम टैक्स की लायबिलिटी आपके सिर पे आ गई। अब उससे आप टैकल करते रहते हैं। कुछ केस मैंने ऐसे भी देखे। तीसरी चीज क्या हुआ कि जब आप उसे टेक ओवर करते हैं, पुरानी एनजीओ को टेक ओवर करते हैं, तो उसमें काफी सारे कंप्लायंसी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में डिफरेंट स्टेट में है या कंपनीज में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में अगर सेक्शन 8 कंपनी है और उनकी रीफाइलिंग प्रॉपरली नहीं है और उसके बाद आप डायरेक्टर चेंज करके और उसे टेक ओवर कर लेते हैं, तो उसकी जो पास्ट की पेनल्टी है ना दोस्तों, बहुत हैवी पेनल्टीज है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पुरानी एनजीओ मत लीजिए, लेकिन अगर पुरानी एनजीओ आपका मैनेजमेंट आप अपने हाथ में ले रहे हैं तो ध्यान रखना कि उसमें सारी एक ड्यू डिलिजेंसी कराएं, अच्छी तरह से ये देखें कि वो एलिजिबल है नहीं है, आप ले रहे हैं, उनकी कोई पास्ट की लायबिलिटी किसी भी तरह से आपके ऊपर ना रहे। काफी सारे केस देखने को मिलते हैं कि उसमें लोन पड़ा रहता है, मेंबरों का लोन पड़ा रहता है और आप ट्रांसफर ले लेते हैं, अपने नाम मैनेजमेंट कर लेते हैं और बाद में फिर वो आपसे रिकवर करते हैं कि हमारा तो लोन है आपकी बैलेंस शीट में, हमारा लोन वापस कीजिए। तो इस तरह की सिचुएशन आपके साथ ना आए, वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि इन चीजों का जरूर ध्यान रखना कि पुरानी एनजीओ लेते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। ये भी है, जब आप ट्रस्ट परचेज करते हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या सेटलर ने ये अलाउड कर रखा था कि मैनेजमेंट इस तरह से चेंज हो सकता है? तो सोसाइटी के में अलग रूल है, ट्रस्ट में अलग रूल है, सेक्शन 8 कंपनी में अलग रूल है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि पुरानी एनजीओ लेते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।